नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और आप सबके भी प्रिय धीरेन्द्र पंडित। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, एक बात समझाइए। सब जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है। उत्तर प्रदेश न केवल जनसंख्या की दृष्टि से अहम है, लोकसभा सीटों के लिहाज से भी, और चूंकि पाकिस्तान से भी एक तरीके से बड़ा आकार है और दुनिया के छठे देश के रूप में उसको मान्यता मिल जाती अगर वो स्वतंत्र राष्ट्र होता आबादी के लिहाज से। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। 2 बार से वहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जिनको लगता है कि दावा हमारा है, वो कभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का को लेकर के पार्लियामेंट परिसर तक में प्रहसन करते हैं, ड्रामा करते हैं और पूरा एक सीन क्रिएट कर देते हैं, जैसे पुजारियों ने ही वहाँ ये सब किया है। कभी यूजीसी को लेकर के हवा दी जाती है, अब आरक्षण को लेकर के एक पूरा माहौल क्रिएट कर दिया गया है। एक तरीके से जंतर मंतर पर जिस तरीके से किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के 1 सवा महीने तक एक जंग छेड़ी गई और वहाँ पर तरह तरह के लोग आमंत्रित किए गए, बुलाए गए, उनके भाषण कराए गए, ठीक वैसा ही कुछ दृश्य था जैसा शाहीन बाग के समय था, बस जगहों के नाम बदल गए। और अब ये आरक्षण विरोधी जमावड़ा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? सर नमस्कार। आपको और तमाम दर्शकों को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल यहाँ इसलिए है सर, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश के हल्के फुल्के चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव लोकसभा के उसका रास्ता खोलते हैं, और अगर हम लोग दोहराएं ना भी तो भी 2024 को ये बताता है कि 2024 में अगर आप यूपी में कम रहते हैं तो आप देश की लोकसभा में कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जब वो चुनाव शुरू होने वाला उससे ठीक पहले अब हम अगर ये देखते हैं कि बीजेपी का वोट बैंक क्या है और बीजेपी के खिलाफ क्या है, तो बीजेपी का वोट बैंक है हिंदू वोट बैंक। मतलब जो हिंदू लोग हैं वो उसको वोट करते हैं। और जो विपक्ष है उसका वोट बैंक क्या है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो विपक्ष को मुसलमान एक तरफा वोट करता है, वो चाहे कहीं भी करे, वो कहीं भी रहे। तो एक तरफा वो चाहे वहां कोई भी साधन ढूंढे, कोई भी मीन्स ढूंढे, तो सीधा मतलब है कि वो मुस्लिम वोट। क्रिश्चियन वोट बैंक 90% इसी तरह शिफ्ट करता है केरल की तरह, जिसने कांग्रेस को ताकत दिया। सब लोगों ने देखा कि इस तरह से कांग्रेस को ताकत दी, कांग्रेस को खड़ा किया। ये दूसरा। अब हर के अपने अपने चंक हैं, मतलब वो कांग्रेस को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान व्हीकल तलाशता है, वो सब करता है। लेकिन अकेले मुसलमान हरा सकता है क्या? नहीं हरा सकता। अकेले से क्रिश्चियन हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते। तो फिर कौन हराता है? उसको हराता है हिंदू वोटों का एक बड़ा चंक, जो वो हिंदू वोट की राजनीति को नहीं स्वीकार करता, जो भी उसके कारण वो नहीं। तो ऐसे में अगर जिन जिन राज्यों में, खासतौर से जहां मुस्लिम वोटों की बहुत बड़ी संख्या है, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, तो ये सबसे आम, किसी भी छोटी से छोटी राजनीतिक जिसको समझ होगी वो भी ये जानता है कि अगर डिवीजन होता है हिंदुओं में, कुछ भी होता है, तो बीजेपी के लिए हर अगला कदम मुश्किल होगा। तो ठीक चुनाव से पहले और ऐसे माहौल में आ जाना कि भाई वो उतर के और फिर की पार्टी हारे जीते या कुछ भी करे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की पहली नजर में तो कोशिश है। हालांकि वो अपने राइट की बात कर रहे हैं, और ये सही भी बात है कि यहाँ SC ST लॉ का इतना ज्यादा दुरुपयोग हो चुका, इतना ज्यादा हो चुका कि बहुत खराब हो चुका।
ठीक है, और वो उसकी आड़ में हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों को सबको आप अभी देखोगे उत्तर प्रदेश में अब जो रोज अगर हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं जो भगवान के देवी देवताओं को गालियां देना या रामचरितमानस जलाना, ये सब में आपको मुस्लिम नहीं मिलेंगे अब, वो सब यही मिलेंगे इसी तरह से, क्योंकि उनको मालूम है कि इस तरह से वो जो पॉलिटिकल पार्टी सारे थोड़े ही होते हैं, वो तो एक हिस्सा होता है। तो आप देखेंगे ये सब चीजें करके पहले से ही उसको अलग करने की कोशिश की जा रही है, और फिर इधर से ये शुरू हो जाए तो फिर आपने देखा होगा चर्निंग शुरू होगी। उधर से चिराग पासवान ने कह दिया कि हमने किसी से, ये तो हमारा राइट है, संविधान ने हमको दिया। यार 10 साल दिया था आपको, उसके बाद तो डिस्कशन होनी चाहिए थी। संविधान की कहानी सुना रहे हो तो ये कहानी भी सच है। फिर दूसरी कहानी क्या है कि भाई आपको जो ओबीसी आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण एक पॉलिटिकल कंपल्सन में दिया गया था, ठीक है, वो सामाजिक और आर्थिक आधार पे, वो ज्यादातर आर्थिक आधार पे ज्यादा है उसको अगर हम लोग देखें, उसको एससी एसटी की तरह का वो नहीं है। क्योंकि मैं ये बताता हूँ कि भाई 565 अगर 563 रियासतें थी तो उसमें तो अपर कास्ट की कितनी रियासतें होंगी, 20%, 30%, इससे ज्यादा नहीं है। देख लीजिए आप, 40% से ऊपर हो ही नहीं सकती। तो इसके बावजूद आप ये सब कहने का इसका मतलब था कि पॉलिटिक्स वो चाहिए थी, तो वो हो गया, ठीक है। अब आप जैसे ही ऐसे समय पे एक डिस्कशन की जरूरत थी, क्योंकि जब ये आया था तब भी आपने देखा होगा कितना आग लगी थी, लोगों ने आत्मदाह किए थे, सड़कों पे हिंसा हुई थी और बहुत सालों तक सामाजिक कटुता बनी रही थी। अब ऐसे समय में बीजेपी को जो उस समय सही मायने में एक राष्ट्रवाद का उभार शुरू हुआ था, उस वक्त पहली बार सरकारें बनी थी, बीजेपी में बनी थी, यहाँ मतलब माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में बनी थी, मध्य प्रदेश में थी, राजस्थान में थी, हिमाचल में थी, और कई जगह पर सरकारें एक साथ ताकतवर बनती हुई दिख रही थी। वो उस मंडल के सामने कमंडल को कहा गया कि हमने कमंडल का तोड़ निकाल लिया। उसके बाद बीजेपी को वापस सत्ता में आने में सर कितने साल लगे, कितने लंबे साल लगे पूर्ण बहुमत आने में। 2017 में वो पार्टी वापस सत्ता में आई, 91-92 के बाद। तो आप देखेंगे कि किस तरह से 34, 35, 36 सालों में उस पार्टी ने अपने आप को रिगेन किया। अब ऐसे समय में जब वो सबसे ज्यादा क्रूशियल लड़ाई में जा रही, तो फिर वही सवाल अगर उसके सामने आएगा तो मुझे लगता है उसको प्रॉब्लम होगी, और इसीलिए पार्टी बहुत सक्रिय हो गई। राजनाथ सिंह का एक बयान आज मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि किसी की माई के लाल में दम नहीं या माँ में दम नहीं, पता नहीं कुछ इस तरह का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई ये आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो डर गई। इस समय आरक्षण पर बात की जरूरत है, क्योंकि देखिए जो एससी एसटी का आरक्षण है वो ओबीसी का आरक्षण नहीं है, दोनों आरक्षण को बराबर नहीं मापा जा सकता। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि साहब जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो फिर आप इस देश को इसी तरह टुकड़ों में डिवाइड कीजिए भाई। क्यों हमको दूसरों के साथ रहना है? हम हमारे पास जितना है हम हमारे देखेंगे, हमारे बच्चे देख लेंगे अपने आप। तो ये सब बातें भी इस पे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, और ये होगी। अगर ये रास्ता ऐसे जा रहा है तो ये बात होगी, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता कि यार आईएएस आईपीएस भी है उनके परिवार में, फिर उनके बच्चों को मिलता रहेगा, उधर सामने जो लोग खड़े गरीब, उनके सामने चाहे वो मजदूर है, उनके बाप दादे मजदूर थे तो भी उनको कहने नहीं साहब क्योंकि कंचना यादव का बयान बिल्कुल मेंटलिटी शो करता है, जिसमें उस औरत ने चिल्ला के कहा था कि तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए, बार बार किए जाने चाहिए। ये जो चीजें हैं ये सब इस समय एक बिल्कुल हॉट बॉइलिंग स्टेट तो है सर, लेकिन हाँ इसमें दो हिस्से दिखते हैं कि भाई किसको पॉलिटिकल फायदा हो रहा। इसका पॉलिटिकल फायदा किसको होगा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन नुकसान तय है कि बीजेपी को होगा, क्योंकि उसके बाद जितने पैसे उसी में से खर्च हो रहे, वही सिक्के आपस में टकरा रहे। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात तो है बीजेपी के लिए है सर। देखिए, मैं रिसर्च कर रहा था, आपके ध्यान में कुछ हो तो आप भी बताइएगा। 2015 में बिहार चुनाव के पहले की बात है या चुनाव के समय की बात है, जब संघ प्रमुख ने भागवत जी ने आरक्षण की समीक्षा की या सुधार की बात कही थी। इसके पहले या इसके बाद उनकी तरफ से कोई बयान आरक्षण पर नहीं आया। संभवतः उनको बताया गया कि ये एक बड़ा नुकसान होगा इससे, इस तरह के बयान से। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े, उनका भी एक बयान है। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत की जरूरत है संविधान संशोधन करने। अब संविधान संशोधन क्या आरक्षण वापस लेने के लिए करना चाहते थे या क्या था उनके दिमाग में, ये तो भगवान जाने।
लेकिन उसको भी एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। अखिलेश यादव ने क्रीमी लेयर की बात की थी और समीक्षा का जो उनका बयान था मोहन भागवत जी का, उसका उल्लेख उन्होंने बार बार किया और ये उसके साथ जड़ दिया कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है ये पिछड़ों, दलितों, वंचितों यानी पीढ़ियों का जो हक है वो छीनने की फिराक में है। एक इनके वो लल्लू सिंह थे जिन्होंने किस झोंक में आकर के बयान दे दिया था पता नहीं, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता ने कभी भी आरक्षण पर किसी तरह का कोई बयान दिया हो। और जो शीर्ष नेतृत्व है जिसके हाथ में इस समय कमान है, जिनको आप नीति नियंता या जो फैसले करते हैं इस समय अलग अलग प्रदेशों में भी और केंद्र में भी, उनकी तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं आया। बल्कि प्रधानमंत्री ने तो बीच में एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर के सामान्य वर्ग के लोग बहुत परेशान भी हो गए थे, कुछ आलोचना भी शुरू हो गई थी कि साहब दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर हमने इतने कड़े प्रावधान कर दिए हैं कि अब कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा। तो वो बयान पर रिएक्शंस आए थे। इसके बावजूद चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को गरमाना, जैसा आप भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश हो रही है और ये सोची समझी है। एक लड़की का नाम आपने लिया जो बिहार की बहुत ही वोकल और गलत तरीके से टीवी चैनलों पर आकर के बात करती है। तो ये क्या डिजाइन किया गया है? और इसी क्रम में जो मैंने शुरू में कहा था कि यूजीसी, राम मंदिर में चढ़ावा, उसको लेकर के ये सब, और अब इन सब मुद्दों को लेकर के फिर से राजनीति गरमाना। देखिए सर, ये तो बात सही है कि एक ये जरूर लगता है कि भाई ये हो क्या रहा, क्योंकि आप इसको गौर कीजिए, आप जब कमजोर होते हो या जब आपको समय आपका होता है उस वक्त अगर आपकी गर्दन दबोची जाए तो कैसा लगता है। बीजेपी को इस वक्त बहुत सारी चीजें एकदम, आप देखिए जंतर मंतर पर ही एक उसको पहली बार अपने मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। वहां से उसके बाद सरकार इतनी डिफेंसिव हुई कि भाई प्रधानमंत्री सीधे लोगों से बात करने लगे, ऐसे करके वीडियो इंस्टा बनाने लगे। ठीक है, प्रधानमंत्री तो अपने आप को एडमिट करते हैं कि वो अपने आप में हमेशा चेंज लाते हैं, वो कोशिश करते हैं। उनकी पार्टी का अलग दिखने लगा, फिर सब जगह ऐसा लगा पूरा प्रेशर की जैसे विपक्ष इकट्ठा हो गया, फिर गूंज चलने लगी। तो जो एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है संसद में, आपने देखा कि उन्होंने, उनको लगा जैसे उन्होंने संसद में सरकार को रोक लिया हो। ये सारी चीजें के बीच में अगर आप एक ऐसा आंदोलन लेके आते हो तो ये उसी कड़ी में लगता है। उसमें है या नहीं है ये अलग चीज हो सकती है। ये अगर हम पॉलिटिकली तरीके से देखें तो हाँ, ये बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है, और उसके लिए इसलिए हो सकती है क्योंकि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो उसको जो झटका लगा था वो अपर कास्ट का झटका ही था। वो दूसरे कारण हो सकते हैं। देखिए देखिए सारा चिल्लाया गया कि साहब आरक्षण खत्म करने की वजह से हारे, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो अपर कास्ट का वोट छिटका, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत आसमान से नीचे चला गया, लेकिन जहां भी चला वहां बहुत नुकसान हुआ। तो आप इसको ये सोचिए कि ऐसे समय में ये काउंटिंग्स तो अब सबको उपलब्ध है। ऐसा तो है नहीं कि पहले तो ये होता था कि आप डेटा ही ढूंढते रहते थे, पहले समय लाइब्रेरी में जाया करते थे पत्रकार, अब तो आपके हैंडी है, सबके पास है। तो इसीलिए उसके लिए एक बड़ा, मुझे लगता है कि बड़ा कैलकुलेटिव मूव है, और उनके जेन्युइन कारण जेन्युइन है। देखिए जो लोग इस बात को कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि वो चिल्ला रहे कि नहीं हम कब तक किसी के लिए बैठे रहेंगे। इसी सेम गार्ब में अगर आप देखेंगे, इसी तरह जंतर मंतर पे अगर काकरोच पार्टी कह रही तो काकरोच पार्टी का भी एक एक इशू जेन्युइन है। भाई स्कूल आज की डेट में भी अगर आप उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद कर रहे हो, आपकी आज की डेट में भी स्कूलों में टीचर नहीं है प्रॉपर, आज की डेट में भी अगर बिल्डिंग नहीं है और शौचालय तो वो देखने लायक नहीं होते, हाँ जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब चीजें तो है, एग्जिस्ट करती हैं।
यहाँ भी करती है। और वो जो स्कूल चल रहा था जयपुर में, रामपुर में, जो मारपीट करने आए थे सब गांव वाले, वो स्टेबल में तो चल ही रहा था, स्टेबल में तो था ही, उसमें कौन सी बात। तो वो जेन्युइन कारण को लेके उसके लिए एक नैरेटिव खड़ा किया, उसमें फायदा लेने की कोशिश की, उसको उस इशू को एड्रेस करने की बजाय, उससे इशू एड्रेस करने की बजाय अपने आप अंदर घुसाया। तो उसी तरह से सर जंतर मंतर भी कहा जा सकता है कि यार कारण तो जानवीन है भाई, आखिर कब तक दिया जाएगा ये भी तो तय होगा ना भाई, एक परिवार को कितने दिन होगा, क्या होगा। कोई क्रीमी लेयर भी है जिसके लिए भी आप उसको, उसकी भी लेयर बढ़ाए जा रहे हो, आप तो सब करते जा रहे हो। तो परेशानी तो रोज वही खड़ी हो रही है कि आप इसको एक परमानेंट मान के बैठ गए हो। तो जो लोग 20-25% है उनको कहना ये कोई ये सब जो झूठ लगातार लंबे समय से उनके लिए सुविधाजनक था। अगर इस देश में जातियों का गणित जोड़ लें किसी से तो पता चलेगा 100 में से 1000% जातियां हैं, 100 संख्या है, क्योंकि हर कोई अपनी बता रहा। तो इसीलिए सर मुझे लगता है कि डिबेट की बजाय जिस तरह से ये शुरू किया गया उसमें बीजेपी को टारगेट पे रखना मतलब एक प्राइम फोकस है, क्योंकि आप किसको नुकसान पहुंचाएगा, आपसे डरेगा कौन, जिसको कुछ नुकसान हो सकता है। भाई नंगे को क्या डराओगे आप, हमारे यहाँ कहावत है देखिए, नंगा। दो दो जी बातें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, इससे पहले यानी 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक ये परसेप्शन था, ये बातें कही जाती थी। शुरू शुरू में तो कहा जाता था ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, फिर कहा जाने लगा कि शहर आधारित पार्टी है, रूरल में इसका कोई बेस ही नहीं है। लेकिन अगर हम इनकी यात्रा देखें और जुड़ाव देखें लोगों का, तो लगभग हर वर्ग का इनके साथ जुड़ाव हुआ है। मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को छोड़ दें, कुछ राज्यों में तो क्रिश्चियंस के वोट भी इनको अब मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ जीते भी हैं और सरकारें भी बनाई हैं। तो ये जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और तमाम वो आपके आदिवासी, ये सब, यहाँ तक के छोटी छोटी पार्टियों को भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट में या सरकारी बोर्डों में या जो भी निगम वगैरह होते हैं, और उनको जोड़ा है साथ में, सर्वोच्च पदों पर भी बैठाया है इन जातियों के लोगों को। तो सबसे बड़ी परेशानी इन क्षेत्रीय दलों को यही है कि किसी तरीके से इनको छिटकाया जाए, इनको नाराज किया जाए। कुछ उसी तरह का डिजाइन किया जा रहा है और कुछ लोगों को आगे करके ये एक दूसरे तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय वो। सर एक बात तो तय है कि अगर कहीं लड़ाई होगी तो कोई तो फायदा उठाएगा सर। अगर हम देखें उनको चुनाव है, अगर इस बार भी समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रह जाती है तो वो कितने लोगों को मेंटेन कर पाएगी अपने उसमें। 15-10 साल उसको सत्ता से बाहर हो चुके, तो जितने दिन का पैसा पार्टी चलाना, ये सब करना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है। इतने सारे हजारों जो यूट्यूबर्स आपने देखा होगा घूमते हैं, जो यहाँ भी लॉबिंग करते हैं, सब लगे रहते हैं सारी चीजें। वॉर तो अब आजकल पीआर से ही हो रहा है। तो उस वॉर में सबको बनाए रखने के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा सरकार में आने के बाद ही आएगा। तो आपके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई इस देश में ये मॉडल बनाया हो कि ये मॉल्स हैं विपक्षी दलों के, ये फला है, नहीं, कुछ नहीं। वो तो सीधा आप ही से टकराना है, लेना है। तो मुझे लगता है कि वो लोग इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कांकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी थोड़ी बन गई। अभी उसके पास कोई विधिवत मेंबरशिप थोड़ी कि जो भी कैमरा उठा रहा, माइक उठा रहा, कहीं भी घुस जा रहा, वो कह रहा हम कांकरोच हैं। भाई तूने मेंबरशिप ली, तेरा कोई रजिस्ट्रेशन है, तेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं। वो तो सब, तो इसीलिए वहां भीड़ फिर कहां से आई, ये भीड़ भेजी किसने थी, ये भीड़ उन्होंने भेजी ना सर। जो पॉलिटिकल पार्टी है जो इसको फायदा दिखाना चाहती हैं, उन्होंने भीड़ भेजी। उन्होंने, आपको देखा होगा कि वो कोई बिरयानी खिलाने आ गया, फिर वो कह रहा कि अब इनको अच्छा फूड देना है, तो सबवे से आने लगे, फिर जोमेटो से आए, स्विगी से आए, फिर खाने आने लगे। तो ये कौन दे रहा होगा पैसे, बीजेपी के लोग तो दे नहीं रहे होंगे। अच्छा, वो कांकरोचों के पास तो वो जो बाहर से पैसा आता है वो उसमें अपने आप ही निपटते रहते हैं, तो इनको कैसे देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारा खेल तो विपक्षी पार्टियों ने उसका फायदा उठाया। आप सोचिए कि जो इशू कांकरोच पार्टी का, वो तो राहुल गांधी इतने दिन से उठा रहे थे, कोई पूछ नहीं रहा था।
ना वो संसद में खड़ा कर पा रहे थे उस इशू को। लेकिन जैसे ही 20 जुलाई को ये सब होता है, उसके बाद 25 को मार्च होता है, आप देखिए वो संसद नहीं चलने देते एक भी दिन। तो फायदा किसको हुआ? कांकरोच जनता पार्टी को तो कोई फायदा नहीं हुआ वहां से, फायदा हुआ कांग्रेस को। तो इसीलिए ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरह के मूवमेंट खड़े हों जो जातीय आधार। देखिए वो अपना सीधे तौर पर जानता है राहुल गांधी, देखिए वो चाहे जितने, चाहे मनुस्मृति का मजाक बनाए, चाहे किसी का मजाक बनाए, वो मालूम है कि मुझे जीत के लिए वोट हिंदू से चाहिएगा, मैं मुसलमान के वोट पे जीत नहीं सकता हूं, मुसलमान के वोट पे खड़ा हो सकता हूं। वोट तो चाहिए जो हिंदू। वो कैसे आएगी? वो तब आएगी जब आप उसको ब्रेक करो। क्योंकि अगर जैसे वो मुसलमान वोट डालता है, जिस दिन इस देश में हिंदू वोट डालने लगेगा, 5 मिनट का तो फैसला है, और कितनी देर का फैसला है? वो तो 15 मिनट गाने गाता रहता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। 5 मिनट में पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से वो खत्म कर देगा सारी चीजें, अगर वो इसी तरह वोट डालने लगे। उसको मतलब हिंदुओं को वोट डालने से एक साथ यही रोकना है बस, इसके अलावा तो कोई लड़ाई है नहीं। तो अगर ऐसे में उनको ऐसे आंदोलन मिल जाए तो वो वहां तो ताकत लगाएंगे सर, इसीलिए वो ताकत भी लगा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ताकत लगाई। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं धीरेन्द्र जी। देखिए, मैं ये देख रहा था कि ये व्यवस्था आरक्षण की है कब से। एससी को 15% आरक्षण दिया गया 1950 में। उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। एसटी को 7.5% आरक्षण दिया गया 1950 से। नेहरू जी ही उस समय प्रधानमंत्री थे। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, 1990 में घोषणा की गई, 1992 में लागू किया गया। वीपी सिंह की सरकार थी जब घोषणा हुई, और जब लागू हुआ तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन चुके थे। ईडब्ल्यूएस यानी जो सवर्ण गरीब हैं, उनको ये आरक्षण दिया गया नरेंद्र मोदी के समय में 10%। ये 2019 में दिया गया। तो जब नरेंद्र मोदी ना तो एससी, ना एसटी, ना पिछड़ों को आरक्षण देने के जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्होंने सवर्ण गरीबों को, वो चाहे किसी भी जाति का है, अगर गरीब हैं, पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं, तो 10% आरक्षण नौकरियों में और प्रवेश परीक्षा वगैरह में उनको उन्होंने दिया है। तो निशाने पर नरेंद्र मोदी क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही भाषण क्यों दिए जाते हैं? देखिए नरेंद्र मोदी, मैंने आपको कहा कि इस समय उनको पता है कि हम अगर सरकार पर दबाव डालेंगे तो इसी समय डाल सकते हैं जब चुनाव हो। और सरकार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्थिति अगर किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पूरी पार्टी में आप देखेंगे, हम भले ही मुख्यमंत्रियों की बात करें, लेकिन वो मुख्यमंत्री अपने राज्यों की सीमाओं को तोड़ने के बाद बहुत रेयर जगह अपना वो रखते हैं। उनका बहुत रेयर सर वो होगा कि वो प्रधानमंत्री का मुकाबला करें। प्रधानमंत्री पूरे देश में, उनको आप कम कह सकते हैं, ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है, उनको लोग वोट करते हैं, उनके नाम से खड़े होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई चीज जीतनी है, कोई प्रेशर बनाना है, कोई चीज क्रिएट करनी, तो आपको उनकी छवि पर ही अटैक करना है। ये एक पॉलिटिकल गेम भी है। तो वो सब लोग, जो लोग वहां पहुंचे हुए, उनको मालूम है कि हमको इस प्रधानमंत्री को ही कहना पड़ेगा अगर हमको प्रधानमंत्री को उस पे रखना है। तो उन्होंने वही शुरू किया, वो प्रधानमंत्री मोदी को रख रहे हैं। अब ये तो देखिए उसमें बहुत सारे आए, जैसे अभी किसी ने वो डाटा दिया कि भाई ये अपर कास्ट को किस में मिला, ईडब्ल्यूएस में, उसमें भी मुस्लिम्स को बहुत सारों को मिला, बहुत सारे, चूंकि वो उसमें आ जाते हैं आराम से। उसमें बहुत सारी चीजें वहां जैसे राजस्थान में निकल रही थी तो दिखाया गया कि कैसे वहां, भाई एक घर तो अब आजकल सभी पे हो सकता है, जो उसमें होगा, जो गांव में होगा वो होगा, सब चीजों में। तो उसके क्राइटेरिया को लेकर भी यहाँ बहुत सारा सवाल हुए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बहस की, पहल की, और इस पे इसके बावजूद अगर ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो ये 10% नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जितने सारे ओबीसी लीडर या दूसरी पार्टियां हैं वो सब अड़ के खड़ी हो जाती। वो मोदी की लोकप्रियता के सामने नहीं खड़ी होना चाह रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि वो सारा 10% हिस्सा जो है मोदी की ताकत की वजह से ही मिला। लेकिन जो लोग इस पे विरोध में है, उनको भी मालूम है कि हमको मोदी पर ही अटैक करना, तो ये उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि मोदी अच्छा, ही अगर
अगर वो बिहार की लड़की, क्या नाम है उसका, क्या नाम है धीरेन जी? कंचना यादव। कंचना यादव। कंचना यादव अगर कुछ कह रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, या अजित भारती कुछ कह रहे हैं, या हर्ष दुबे कुछ कह रहे हैं, तो उससे प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है? या प्रधानमंत्री जाकर के उनके मुंह पर टेप चिपकाएंगे कि तुम इस तरह के बयान मत दो? तो ये सारे के सारे अपने अपने, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, पर ये सब के सब कुछ ना कुछ तो राजनीति का एक ग्रामडंडा कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं, किसी के इशारे पर तो कर रहे हैं। तो उसमें सीधे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को घसीट करके लाना, तो क्या हम इस चर्चा के अंत में इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जानबूझ करके छेड़ा गया राग है, वो भी चुनाव के ठीक पहले, और इसका मकसद बिल्कुल स्पष्ट है? मुझे लगता है कि ये कहने में तो कोई हिचक होनी नहीं चाहिए कि भाई ये जानबूझ के, क्योंकि जानबूझ के ही तय किया होगा, कोई वहां भीड़ इकट्ठी की गई है, सब चीजें की गई हैं, और उनको मालूम है कि ये इस समय यूपी का चुनाव आ रहा। चूंकि अगर आप इतने बड़े आयोजन को करने की बात कर रहे हैं तो आपको इतना भी समझ में होगा। आप ये भी देख सकते होंगे ना, ये तो सारी चीजें तो इसी में है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा वो है मामला, कि इसमें जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, अपनी बिरादरी का मुद्दा है और ये सब चीजें, ये मुझे लगता है कि वो तरीका नहीं था उसको वहाँ बातचीत है। हाँ ये है कि अब इस देश में एक बातचीत की शुरुआत करने की जरूरत है, क्योंकि आपको, वो भी एक बड़ी बड़ी मजेदार बात यह है कि उन्होंने इसको हटाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने नाम जरूर रखा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, लेकिन अगर आप वहां पूरे भाषण सुनेंगे तो वो रीडिजाइन की बात कर रहे हैं। वो आरक्षण को हटाने के लिए नहीं कह रहे, वो आरक्षण को रीडिजाइन करने की बात कर रहे, और वो सबको फैसला, लेकिन उसके आंदोलन के उसको उठा के जो विपक्ष है वो उसके उस लाइन को उठा के वहां सब, क्योंकि उसको इसको रीडिजाइन करने से इतना आक्रामक नहीं बनता ना, इतना लगता नहीं है, और उनको मोदी के साथ जोड़ के दिखाना है। सबसे मजेदार बात है कि जो लोग खड़े हैं वो मोदी के खिलाफ खड़े हैं, और विपक्ष उनको मोदी के साथ जोड़ के दिखाना, तो दोनों के अपने उद्देश्य है, तो है सब। ये जितने भी राजनीति के विद्यार्थी हैं वो सब जानते हैं कि 1950 में जो SC ST को दिया गया था 22.5%, वो केवल 10 साल के लिए दिया गया था धीरेन जी, जी और जी ये जी। कहा गया था कि 10 साल बाद इसको हटा लें। समीक्षा होगी, उसके 10 साल उस और बढ़ा सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं था, फिर स्पेशल हाँ, करते रहे। तो लेकिन इस बीच देखिए कौन कौन प्रधानमंत्री रहा। जवाहरलाल नेहरू रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, 2 बार गुलजारी लाल नंदा 15-15, 17-17 दिन के लिए रहे, चलो उनको हम छोड़ भी दें। इंदिरा गांधी रही, मोरारजी भाई रहे, चरण सिंह रहे, इसके बाद फिर वापस इंदिरा गांधी लौट आई, फिर राजीव गांधी रहे, फिर VP सिंह रहे, फिर चंद्रशेखर बने, उसके बाद PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद मनमोहन सिंह, और अब नरेंद्र मोदी। किसी की हिम्मत है कि वो जो 10 साल के पीरियड के लिए SC ST को 22.5% दिया गया था उसको हटा दे, या उस पर पुनर्विचार कर सके? तो रीडिजाइन की जो बात हो रही है, मैं उस पर कह रहा हूँ कि किसी सरकार की हिम्मत है कि इसको रीडिजाइन कर सके? कोई नहीं कर पाएगी पॉलिटिकल उसमें, जब तक आपका बैलेंस है, मजबूरी है, आपकी दिक्कत है, वोट बैंक की राजनीति है। हालांकि देखिए ओबीसी जातियां भी, ऐसा तो है नहीं कि वो सब एक साथ वोट करती हैं। यादव के साथ बैठेगा जाट बैठेगा, या उसके साथ फिर वो पाल बैठेगा, पाल के साथ निषाद बैठेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर जब फायदे की बात आती है तो ये एक बड़ा लार्जर ग्रुप क्रिएट हो जाता है। ये वोट के लिए बड़ा पार्टी, जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी वो कभी नहीं चाहेगी कि एक साथ इतने बड़े ग्रुप के साथ खड़ा हो जाए, और चूंकि अगर उसमें मुस्लिम वोटर्स जुड़ जाएंगे तो वो तो इनविंसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी अभी इस पर बात भी करने को तैयार। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन्होंने दिया अभी आज, जितनी ताकत के साथ आज या कल की वो बाइट है,
वो तो कह दिया ना उन्होंने कि कोई नहीं हटा सकता। कब की बाइट है वो, शायद राजनाथ सिंह की पुरानी होगी या नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं नहीं, लेकिन वो उन्होंने, ताजा ही है, और शायद उनको आगे किया गया है कि आप बोलिए इस पे। हाँ तो वही मैं कह रहा ना कि इसीलिए वो सबको मालूम है, क्योंकि उनको मालूम है यार ये तो बड़ा खेल बिखर जाएगा। योगी यूपी में जाते ही, यूपी में इस बार मुकाबला कड़ा होगा, मुकाबला कमजोर नहीं होगा, क्योंकि सरकार में सिर्फ योगी अपने नाम से काम कर रहे, बाकी मंत्रियों का उनका सबका एरोगेंस दिखती है। विधायकों का कोई जमीन पे काम नहीं है, और बहुत सारा कुछ अनरेस्ट है भाई, महंगाई है ही, ऐसा तो कोई चीज है नहीं। करप्शन में कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। सड़क अभी वो टूटी हुई दिख ही रही है, आपको उसको टोल हटाना पड़ा। अरे भाई उस आदमी को तो पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए जिसने ये इतने हजारों करोड़, लेकिन वो मैं उसका जो टेंडर वाला था वो बीजेपी के एमपी का भाई की कंपनी है, आगरा वाले की। तो बहुत सारी चीजें हैं ये सर, इसमें तो ऐसा है नहीं। लेकिन इसीलिए अगर ये सब बिखरा, मुझे नहीं पता, मैं अभी नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूं कि उनका कोई इम्पैक्ट यूपी में होगा, मुझे नहीं लगता जो लोग हैं। लेकिन अगर हुआ तो बीजेपी बिखर जाएगी, इसमें तो कोई शक है नहीं, क्योंकि 2024 का नतीजा तो सामने आ चुका ना भाई। 227 सीटों पे आगे है वो विधानसभा वाइज में, और 202 पे सरकार बनती है, तो 25 सीटों पे तो पहले ही आगे हैं वो। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ इस आग को बनाए रखना है कि साहब ये आग बनी रहे, ये आग जली रहे, बाकी तो देखा जाएगा। और चूंकि मैं आज देख रहा था बहुत सारे गांव से ये आ रहा है, मतलब मैं जब बात कर रहा था कई जगह मैंने बात की, तो वहां इस बात का असर है। वो कह रहे कि भाई यार ये अनंत काल तक थोड़ी चल जाएगा, हमारे बच्चों ने इतना अपराध कर लिया क्या, ये कौन सी बात है, जब तुम उनके उठाए घूम रहे हो हमारे पे, तो बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि सारा हम ही थोड़े ढोएंगे। भाई पिछली बार तो सिर्फ इसलिए हटाना था, उनको ये डर हो गया था राजपूतों को कि साहब ये योगी को हटा देंगे, इस चक्कर में उन्होंने सपा पकड़ ली। तो कोई ये नहीं कह सकता, जो एक कहानी थी, जो बीजेपी के लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ एरोगेंस में घूमते रहते हैं कि अरे भाई ये तो वही बात हो गई कि वो गवाले से नाराज होके गाय जो है कसाई के खूंटे पे चली जा, तो चली जाती है भाई, 24 में चले गए वो। तो इसीलिए अभी देखना पड़ेगा इसका इम्पैक्ट कितना होता है। हालांकि मैं नहीं मानता जंतर मंतर पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल वो थे, वो तो आप जानते हैं इतने तो नेता हमेशा मौजूद होते ही हैं। लेकिन हाँ ये इशू ऐसा है जो अब बर्निंग इशू होगा, क्योंकि उसका जवाब देके उसको सुलगाने की कोशिश लगातार कर रहे लोग, जैसे किसी को बहन को हमने गालियां दे। हमने हमने और आपने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, बहुत जी सारे माहौल वातावरण देखे हैं, बहुत सारी इस तरह की बकैती देखी है। और फिर ये इतना बड़ा देश है जिसमें हर 15 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीने पर कोई नया इशू खड़ा हो जाता है। तो पिछले इशू में कब क्या बातें हुई थी, लोग भूलने में ज़्यादा समय लेते नहीं हैं। तो इसलिए अभी लग रहा है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, लेकिन 20 दिन बाद या 1 महीने बाद और कौन-सा नया इश्यू निकल आएगा, कह नहीं सकते। अभी की चर्चा इतनी ही। कुल मिलाकर के हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, अगर सुविधा के अनुसार से देखें, तो ये जितना भी इस समय बयानबाजी और ये जमावड़ा और ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक हेतु है, एक मकसद है। और वो मकसद क्या है, वो चर्चा में सामने चीज़ें आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। और आप सबसे आग्रह है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा भी और धीरेन जी का भी चैनल सब्सक्राइब करें और उनको भी सहयोग करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।